हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हिमांशु और आप मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी फोकस में। लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था मनी सप्लाई, डिमांड और सप्लाई, यूटिलिटी, ये सब चीज़ें हमने पढ़ ली थी। और आज हम पढ़ेंगे मॉनेटरी पॉलिसी कि मॉनेटरी पॉलिसी होता क्या है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब ही होता है, मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है, मनी सप्लाई से रिलेटेड किया जाता है। जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है पहले तो किसके अंडर में आती थी, पहले आती थी आरबीआई के अंडर में। टेक्निकल एडवाइजर कमेटी थे उसके लेकिन जो आरबीआई गवर्नर थे अब उसका यूज करते थे वीटो पावर का अप्लाई करने के लिए मनी सप्लाई को। मतलब मनी सप्लाई कौन करता था? मनी सप्लाई करते थे आरबीआई के जो गवर्नर होते थे, वो करते थे। उनके पास पावर होती थी, वीटो पावर, उसी के थ्रू वो मनी सप्लाई करते थे। लेकिन अब आज के टाइम पे क्या है, आज के टाइम में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो होती है वही मनी सप्लाई करती है, जिसके अंदर क्या होते हैं, 6 मेंबर होते हैं। मैंने अभी तक आपको क्या बताया कि आज से पहले जो मॉनेटरी पॉलिसी आती थी वो आरबीआई के अंडर में आती थी, जिसको हम कहते थे टेक्निकल एडवाइजर कमेटी होती थी इसमें। और उसके अंदर आरबीआई जो गवर्नर होते थे उनके पास एक पावर होती थी जिसका नाम था वीटो पावर, उसी के थ्रू वो मनी सप्लाई करते थे। लेकिन अब आज के टाइम पे क्या है, जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है, मनी सप्लाई कौन करता है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी करती है, जिसके अंदर 6 मेंबर होते हैं। 6 में से आपके 3 मेंबर होते हैं आरबीआई के और 3 मेंबर होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो सिलेक्टेड कौन करता है? फाइनेंशियल सेक्रेटरी करता है। और अगर मैं बात करूं जो 3 मेंबर होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, उसमें पहला तो खुद आरबीआई गवर्नर होता है, जो चेयरमैन होता है सीनियर, वो एक होता है डिप्टी गवर्नर होता है, और उसमें से एक होता है जो आरबीआई अपॉइंट करता है, एक ऑफिशियल आपका अपॉइंट करता है, जिसको डिसीजन लेते हैं मनी सप्लाई बढ़ेगा या घटेगा वीटो पावर के थ्रू। वो कास्टिंग करते हैं वीटो का फेस कम वीटो पावर को, ठीक है। और उसके क्या होगा, आरबीआई गवर्नर करता है। अब अगर मैं बात करूं मॉनेटरी पॉलिसी की, तो मॉनेटरी पॉलिसी 2 तरीके का होता है। पहला तो आता है आपका क्वांटिटेटिव टूल्स, दूसरा होता है क्वालिटेटिव टूल्स। अगर मैं बात करूं क्वांटिटेटिव टूल्स की, इसके अंदर आता है सीआरआर, कैश रिजर्व रेशो, दूसरा आता है एसएलआर, स्टेशनरी लिक्विडिटी रेशो, तीसरा आता है बैंक रेशो, चौथा रेपो रेट, पांचवा रिजर्व रेपो रेट, और छठा क्या आता है, ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन। अगर यही मैं बात करूं क्वालिटेटिव में आता है मार्जिन रिक्वायरमेंट, क्रेडिट रेशनिंग और मोलसेशन और डायरेक्ट एक्शन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कमर्शियल बैंक की, कि कमर्शियल बैंक क्या क्या होता है। अगर मैं पहले हम बात करेंगे कमर्शियल और नॉन कमर्शियल बैंक की। तो जो कमर्शियल बैंक कौन से बैंक होते हैं? ऐसे बैंक जो कॉमन मैन, नॉर्मल आदमी आराम से उसमें बैंकिंग कर सकता है। जैसे कि हम जैसे लोग जिसमें आराम से बैंकिंग कर सकते हैं, जिसमें पहला आता है हमारा एसबीआई, एचडीएफसी, एक्सिस, आईसीआई। ये सारे बैंक ऐसे जितने नॉर्मल बैंक होते हैं, हमारा सेविंग अकाउंट नॉर्मल खुल जाता है, क्रेडिट अकाउंट खुल जाता है, नॉर्मल बैंक जिसमें इसलिए हमसे हमारा अकाउंट खुल जाता है, वो हमारे कमर्शियल बैंक आता है। उसके हम उसमें बैंकिंग कर लेते हैं। लेकिन नॉन कमर्शियल बैंक कौन से होते हैं? जिसमें हम डायरेक्ट डील नहीं कर सकते, डायरेक्ट बैंकिंग नहीं कर सकते। जैसे आरबीआई, नाबार्ड, एसआईडीबीआई बैंक, इससे हम नहीं कर सकते बैंकिंग। ये होता है नॉन कमर्शियल बैंक। अब जो बैंक होते हैं, लोग क्या करते हैं, डिपॉजिट करते हैं बैंक में, ठीक है। बैंक में डिपॉजिट करते हैं लोग, जितने लोग होते हैं वो बैंक में डिपॉजिट करते हैं। बैंक वाले लोन देते हैं एसेट्स के, उसमें उनके लिए वो एसेट्स होता है। और लिक्विडिटी की बात करें, डिमांड लिक्विडिटी, उनके लिए क्या होता है, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। कहने का मतलब होता है डिमांड लिक्विडिटी, कहने का मतलब है कि लोग कभी डिमांड कर सकते हैं। डिमांड लायबिलिटी का मतलब कि उनके लिए तो देनदार है ना, वो तो उनको देना है पैसा। तो करंट, जिनका सेविंग और करंट अकाउंट होगा तो कभी पैसा कभी मांग सकते हैं। और दूसरा टर्म टाइम लायबिलिटी, फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट, कि लोग फिक्स टाइम के बाद अपना पैसा मांगेंगे। जितने भी एज कमर्शियल जितने बैंक होते हैं वो 14 दिन के बाद क्या करते हैं, अपना कैलकुलेशन करते हैं कि उनके बैंक में कितना पैसा है, डिपॉजिट है, कितना गया, ये सब वो करते हैं। वो क्या करते हैं, डिमांड लायबिलिटी और प्लस में टर्म लायबिलिटी, इन दोनों को जोड़ के वो क्या करते हैं, जो डिपॉजिट लायबिलिटी बनता है, डिपॉजिट लायबिलिटी माइनस विड्रॉ, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी, NDTL, ये उनके पास होता है।
अब बात करेंगे सबसे पहले CRR, SLR, इन सब के बारे में बात करेंगे, यानी कि क्वांटिटेटिव टूल्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला CRR, कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो, इसमें क्या होता है कि पहले एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ उसको। इसमें ऐसा होता है कि आपका जो RBI होता है और जो आपका नॉन कमर्शियल बैंक, उनकी RBI और जितने भी कमर्शियल बैंक है हमारे इंडिया में, उनकी बात की जाएगी। अब क्या होता है कि जो हमारे पास जो नॉर्मल बैंक होता है, जैसे RBI हो गया, सेंट्रल बैंक हो, जितने बैंक होते हैं, वो अपना 30% कैश कितना रखते हैं, जितना अमाउंट उनके पास होता है उनका 30% वो RBI के पास रखते हैं। अब वहां पे RBI के 3% रखने के बाद में वो अपने पास पैसा कुछ बचा लेते हैं लोगों को देने के लिए। क्यों? लोगों को भी तो देना पड़ेगा, लोग कभी भी आके पैसा मांग सकते हैं अपना, इसीलिए। तो यहाँ पर क्या होता है, सपोज मान लो कि बैंक के पास 1000 रुपए टोटल, तो उसमें से क्या करेगा, उसका 3% आज के टाइम पे उनको जमा करना पड़ेगा RBI के पास में एज ए डिपॉजिट। उसके बाद करने के वहां पे जमा करने के बाद में उसके बाद क्या होगा, 97 उसके पास बचेगा, तो 97 से ही वो मनी सप्लाई देंगे, मनी सप्लाई कर सकते हैं, मनी सप्लाई बढ़ा सकते हैं, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। मनी सप्लाई बढ़ेगी क्यों, मैं बताता हूँ। अगर RBI 3% रख रही है तो कम अमाउंट रख रही है, तो जिसके पास बैंक के पास ज्यादा पैसा होगा, बैंक के पास ज्यादा पैसा होगा, ज्यादा लोन देगी कम इंटरेस्ट पे, तो उससे क्या होगा, मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ जाएगी। अगर मान लो अगर RBI चाहती है कि मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाए, तो उसके लिए वो क्या करेगी, जो अपना CRR है, इसको 3% को बोलेंगे CR, ये CRR बढ़ा देगी। ये 100 रुपए थे उसके पास बैंक के पास टोटल, वो कहेगी मेरे को 99 रुपए मेरे को दे दो, तो उसके पास बच गया 1 रुपए, तो मनी सप्लाई यहाँ पे कम होगी। बैंक के पास खुद ही करो बच गया, तो मार्केट में पैसा कम देगी, लोन नहीं देगी। लोन देगी तो ज्यादा इंटरेस्ट पे देगी, तो लोन लेंगे भी नहीं लोग, तो उसको क्या बोलते हैं, CRR। अब मैं इसकी मीनिंग पढ़ देता हूँ। इज द अमाउंट ऑफ रेशो और NDTL, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, दैट कमर्शियल बैंक हैज कीप विथ इन द फॉर्म ऑफ कैश। कहने का मतलब ये होता है जो कमर्शियल बैंक कैश के ऊपर जो पैसा रखती है उसको क्या बोलते हैं, CRR। अगर हम SLR की बात करें, स्टेटरी लिक्विडिटी रेशो, कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो बैंक होता है उसके पास CRR जमा है। अब क्या करेगा कि जितने भी कमर्शियल जितने बैंक होते हैं उनके पास पर कुछ % कैश होगा, वो अपने पास कुछ % कैश में रखते हैं, गोल्ड में रखते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में रखते हैं। तो मान लो कि उनके पास 100 रुपए हैं, तो वो 100 में से 20% जो होता है वो कैश, गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में रखते हैं, तो उसको बोलेंगे SLR। SLR इज द अमाउंट ऑफ मनी दैट अ बैंक हैज कीप विद हिमसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ द कैश, गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। कहने का मतलब SLR का मतलब होता है जो पैसा देने के बाद जो पैसा बच जाए, तो जो जितने भी कमर्शियल बैंक्स होते हैं, जैसे SBI, अपना ICI, CBI, HDFC, एक्सिस, जितने बैंक्स होते हैं, ये पैसा CRR जमा कर देते हैं किसके पास में, RBI के पास। CRR का मतलब होता है कुछ % जमा कर देते हैं वहां पे RBI में। उसके बाद जो पैसा बच जाता है उस पैसे का 20% वो क्या रखते हैं अपने पास, कैश में, गोल्ड में और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के रूप में रखते हैं। बाकी बचा हुआ 80 पैसा वो अपने पास रखते हैं। अब हम बात करेंगे रेपो रेट की, इसको पॉलिसी रेट भी बोलते हैं। रेपो रेट का मतलब ये होता है रिपर्चेस ऑब्लिगेशन। रेपो रेट का मतलब रिपर्चेस का R, ऑब्लिगेशन का O, रेपो RE, रेपो रेट। तो यहां पर क्या होता है कि RBI क्या करता है कि अपना आज के टाइम पे क्या करा कि RBI ने अपना क्या करा, लोन दिया कमर्शियल बैंक को कुछ % में, ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन दे दिया। अब लोन देने के बाद में क्या हो गया कि उसने उससे सिक्योरिटी ले ली। अब मान लो कि अगर मैं आपसे कुछ पैसा ले रहा हूं, तो सामने वाला तो मुझको पैसा दे देगा, लेकिन बदले में मेरे से कुछ कागजात तो रखेगा ही, घर के या किसी चीज के कोई भी इंपॉर्टेंट चीज है उसके कागज रख लेगा। तो कहने का मतलब है इसी तरीके से RBI क्या करती है कि जो कमर्शियल बैंक जितने भी SBI, अपना ये जो जितने भी बैंक, जितने एक्सिस, CBI, HDFC, जितने बैंक होते हैं, एक्सिस बैंक, जितने बैंक होते हैं, इनसे अगर इनको लोन की जरूरत होती है RBI के पास जाते हैं, RBI से लोन लेते हैं और उसके बदले में अपनी कुछ सिक्योरिटी जमा कर देते हैं उनके पास। अब उसके मान लो कि अगर वो 2% में लोन दे रहे हैं, अगर 2% तो लोन ज्यादा देंगे वो बैंकों को, फिर मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, जिससे क्या होगा, मनी डिफ्लेशन होगा। उसके लिए उसको क्या होगा, रेपो रेट कम करना पड़ेगा। अगर ज्यादा % लोन देंगे, मनी सप्लाई कम होगी, तो रेपो रेट उनको ज्यादा करना पड़ेगा। अब कल के टाइम में क्या होगा कि यहाँ पे कल के टाइम में क्या होगा कि
कल के टाइम में क्या होगा कि मुझको फिर क्या होगा कि अब आरबीआई जो होगा वो अगर कमर्शियल बैंक कल के टाइम को अगर पैसा जब वापस लोन रिटर्न कर देगी तो उसको सिक्योरिटी वापस करना पड़ेगा आरबीआई को। सिंपल रेपो रेट का मतलब ये हो गया। रिवर्स रेपो रेट का मतलब ये हो गया कि जब मान लो कि आरबीआई को जरूरत पड़ी लोन की, तो आरबीआई ने लोन लिया किससे, कमर्शियल बैंक से, आरबीआई को जरूरत पड़ सकती है तो शॉर्ट टर्म लोन दे देगा कुछ परसेंट में, जिसके वजह से वो उससे इंटरेस्ट लेगा या फिर क्या करेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटी ले लेगा। अगर 3% इंटरेस्ट दे रहा है तो इससे क्या होगा, मोर ज़्यादा मनी, अगर कम इंटरेस्ट में लोन दे रहा है तो ज़्यादा मनी के पास पहुंच जाएगी आरबीआई के पास में, तो उस क्या होगा मनी सप्लाई कम हो जाएगी। मनी सप्लाई कम करने के लिए भी मनी सप्लाई कम करना होगा आरबीआई को, तो क्या करेगा वो, क्या करेगा कि बैंकों से पैसा ले लेगा, कहेगा मुझे पैसा दे दो, ठीक है मैं तुमको इंटरेस्ट देता रहूंगा, तो मार्केट में मनी कम हो जाएगा ऑटोमेटिक, बैंक के पास पैसा कम हो जाएगा तो मार्केट में पैसा कम हो जाएगा। फिर कल को क्या होगा कि आरबीआई लोन दे देगी वापस, सिक्योरिटी ले लेगी अपनी। इसका मतलब रेट एट विच आरबीआई बोरो करता है मनी किससे, कमर्शियल बैंक से, शॉर्ट टर्म के लिए, उसको बोलते हैं अपना रिवर्स रेपो रेट। मान लो 30% इंटरेस्ट है तो ज्यादा मनी होगा आरबीआई के पास में, जैसे कि लोन कम देगा मनी सप्लाई कम होगा, उसका रिवर्स रेपो रेट बढ़ जाएगा, ठीक है। कल को अगर इंटरेस्ट रेट मान लो कम हो जाए तो ज्यादा कम मनी होगा आरबीआई के पास में, ठीक है, आरबीआई के पास कम मनी होगा तो मनी सप्लाई बढ़ेगा, लोन बढ़ेगा, जिससे रिवर्स रेपो रेट घट जाएगा। यहाँ पे बात करेंगे हम। अब मैं बात करता हूँ कि जो हमने पढ़ा अभी तक की उसकी सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओएमओ, टारगेट, इसी की बात करूंगा। अगर मान लो महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन है, तो उसमें इन्फ्लेशन के टाइम में हमको क्या करना होगा, मनी सप्लाई कम करना होगा, और डिफ्लेशन जब हो जाए तो मनी सप्लाई ज़्यादा करना पड़ेगा। अब मान लो मनी सप्लाई कम इसलिए करना पड़ेगा इन्फ्लेशन के टाइम पे क्योंकि चीज़ें यहाँ पर क्या हो रही है, महंगी हो रही है, इसलिए सीआरआर में इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ता है और डिफ्लेशन कम होता है, और एसएलआर में क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा और डिफ्लेशन क्या होगा, कम होगा, एसएलआर। अब बात करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी की। अगर मैं मॉनेटरी पॉलिसी की बात करूं, सॉरी ये तो मैंने बता दी क्वांटिटी, अच्छा मैं मार्जिन रिक्वायरमेंट की सॉरी बात करनी, मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब हम बात करेंगे क्वालिटेटिव टूल्स की, मार्जिन रिक्वायरमेंट। यहाँ पे पहले मार्जिन की बात करें। मार्जिन क्या होता है कि जहाँ पे आरबीआई क्या करे, इम्पावर इंक्रीज और बढ़ा दे घटा दे मार्जिन अपना, उसको बोलेंगे मार्जिन। कहने का मतलब होता है कि डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी अगेंस्ट दी लोन एंड दी अमाउंट ऑफ लोन। कहने का मतलब होता है कि बैंक जब क्या करे, 10 रुपये ले ले और बदले में लोन उसको दे दे, ठीक है, सिक्योरिटी वैल्यू की। कहने का मतलब लोन 10 रुपये का, सिक्योरिटी 50 रुपये की, मार्जिन कितना हो गया, 40 रुपये। कहने का मतलब यहाँ पर होता है कि बैंक क्या करेगी, बैंक उसको लोन देगी 10 रुपये का। अगर मान लो मैं अगर किसी से लोन लूंगा तो वो मुझसे जितना मैं लोन ले रहा हूँ 50, मान लो मैं 5,000 का लोन ले रहा हूँ, तो मुझसे वो सामान रखेगा 10,000 का, ताकि अगर मैं भाग भी गया तो उसका एक मार्जिन रहेगा, हाँ मेरे को इतना प्रॉफिट हो गया। अब क्रेडिट रेशनिंग की बात करेंगे। आरबीआई इज एम्पावर्ड टू रिस्ट्रिक्ट अ पर्सन ऑफ अ ग्रुप और प्रोडक्ट और इंडस्ट्री टू अवेल द फैसिलिटी ऑफ लोन। क्रेडिट रेशनिंग मतलब होता है कि जो आरबीआई जो होती है वो सबको वो दे देती है, स्ट्रिक्ट कर देती है, कह देती है कि आप लोन नहीं वो कहती है कि आप जो हमारा लोन है वो इंडस्ट्री में वो बढ़ाना घटाना वो क्रेडिट रेशनिंग के थ्रू होता है, आरबीआई करती है। अब मोरलाइजेशन और डायरेक्ट एक्शन की बताता हूँ। मोरलाइजेशन का मतलब आरबीआई क्या करती है, इशू करती है गाइडलाइन कि घटाना है बढ़ाना है, इंक्रीज करना डिक्रीज क्रेडिट ऑफ बेसिस ऑफ मोरालिटी, ठीक है। और आरबीआई की अगर एक्शन की बात करूँ, आरबीआई एक्शन दो, आरबीआई क्या कर सकती है, किसी भी डायरेक्ट एक्शन ले सकती है, या फिर आरबीआई क्या कर सकती है, कोई गाइडलाइन दे सकती है कि आप ये चीज़ ना करें। अब ओवरनाइट लोन में क्या होता है कि हमारा ओवरनाइट लोन में ये होता है, ओवरनाइट लोन में कि एमएसएफ मार्जिनल स्टैंड फैसिलिटी बोलते हैं इसको। यहाँ पर क्या होता है, आरबीआई
लोन देती है कमर्शियल बैंक को शॉर्ट टाइम के लिए, मतलब एक रात के लिए, जिसकी वजह से उसको सिक्योरिटी जमा करनी पड़ती है, मैक्सिमम लोन मिल सकता है 2% मिल जाता है, तो उसे को बोलते हैं ओवर